अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22। मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22, ठीक है। अब इसके पहले हमने एंड करा था अपना लेक्चर नेहरू रिपोर्ट में 1928 तक, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, हम बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस की, मतलब क्या इसमें बोला जाता है डोमिनियन स्टेटस का। अब यही बात ब्रिटिशर्स भी नोटिस कर लेते हैं कि आपको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है, हम वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन डोमिनियन स्टेटस की जब बात करें तो यहाँ पे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो यंगर जनरेशन, वो बोलती कि हम कभी इस पे अग्री हुए ही नहीं थे, इस पे तो कभी कोई रिजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं, ठीक है। अब इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन आता है। अब इसी के कारण ब्रिटिशर्स को वापस से इंडिया की ज़रूरत पड़ती है, इंडिया की और इंडियंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्या, वॉल स्ट्रीट का जो स्टॉक मार्केट है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, पेरिस, जर्मनी, सबके स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर जाते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसी के चलते ब्रिटिशर्स को वापस से इंडियंस की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और हमें वापस से एक नया कैरेट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि दीपावली और दिवाली के दिन अनाउंस होता है 31 अक्टूबर 1929 को, जिसको हम बोलते हैं अरविंद डिक्लेरेशन। अरविंद डिक्लेरेशन यहाँ पे क्या बोलता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं, डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं, और हम उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। आप हमारे पास यहाँ पे आओ, हम बातचीत करेंगे और जो भी डोमिनियन स्टेटस का टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी आफ्टर सबमिशन ऑफ सीमन्स रिपोर्ट 1930। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। पहली बात की सुभाष चंद्र बोस और नेहरू इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब अरविंद ने यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस और अरविंद डिक्लेरेशन डिक्लेयर करा, तो इसमें कुछ बताया नहीं, मतलब व्हेन, क्या आप डोमिनियन स्टेटस कब दोगे, कैसे दोगे, किस फॉर्म में दोगे और उसकी टाइमलाइन क्या होगी, इसका कोई आंसर ब्रिटिशर्स ने अभी तक दिया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, दिल्ली में नवंबर 1929 में एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है दिल्ली में, और यहाँ पे दिल्ली मैनिफेस्टो को लाया जाता है, जिसमें क्या बोला जाता है कि आपको हमें डोमिनियन स्टेटस देना है, ठीक है, हमको डोमिनियन स्टेटस अभी हाल दो, राइट नाउ, अभी हाल, क्या आप हमें अभी हाल डोमिनियन स्टेटस दो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनाएंगे, क्या उसकी टाइमलाइन रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगी, हम वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसी दिल्ली मैनिफेस्टो को अरविंद के साथ डिस्कस किया जाता है और अरविंद इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद महात्मा गांधी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को एक तरह से छूट देते कि अब से यहाँ पे आप दोनों जो इंडिपेंडेंस है उसको डिक्लेयर कर सकते हो, और जो भी आपको करना है इसके लिए आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि जो न्यू गार्ड ऑफ आईएनसी है उनको अब टेक ओवर करना चाहिए। मतलब क्या, पहले जो ओल्ड गार्ड थे उनका मानना था कि हमें ब्रिटिशर्स के अंडर रूल कर सकते हैं डोमिनियन स्टेटस लेने के लिए, लेकिन जो न्यू गार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्वराजिस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं स्वराज, कंप्लीट स्वराज हमको चाहिए, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कंप्लीट स्वराज की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके प्रेसिडेंट जो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है, और यहाँ पे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करते कि हमें इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए, कि हमें पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। अब और इसको बनाने के लिए 26 जनवरी 1930 को ऐसे इंडिपेंडेंस डे जो है मनाया जाता है, ठीक है। इतना हुआ। अब इसके बाद महात्मा गांधी जो है 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम देते हैं। मतलब क्या, कि महात्मा गांधी यहाँ पे सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके लिए ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम दिया जाता है कि आपको 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम, ये मान लो, अगर आप नहीं मानते हो तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स इसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं मानते हैं, और महात्मा गांधी यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसकी डेट एक मिनट देख लेते हैं।
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लेमेन्स टर्म में हम समझे और एक आम भाषा में देखें कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है। तो सीधा सीधा मतलब है ब्रेकिंग ऑफ लॉस, आप कानून को तोड़ना। ब्रेकिंग ऑफ लॉस और कानून को तोड़ना। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक चाहिए कि मतलब कौन सा लॉ को और जो कौन से कानून को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, महात्मा गांधी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन रहता है खादी का, कि हम खादी बनाएं। ठीक है, और इससे लॉज को मतलब एक तरह से ब्रिटिश जो लॉज बना रखे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के, उसको ब्रेक करें। दूसरा यहाँ पे आता है सॉल्ट। अब ऑप्शन बेटर कौन सा है, तो खादी यहाँ पे सबके लिए बनाना इजी नहीं है। ठीक है, सबके लिए बनाना इजी नहीं है, लेकिन सॉल्ट यहाँ पे चूंकि ये रेगुलर नीड है आम लोगों के लिए, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी खाते हैं और जवाहरलाल नेहरू जैसे अपर कास्ट अपर और जो आईएनसी के अपर लेवल के लोग हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, लैंडलॉर्ड्स भी इसको यूज़ करते हैं, और आम पीजेंट्स भी इसको यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट को एज अ टॉपिक लिया गया। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या था सॉल्ट लेने का, उसका था दो मेजर रीज़न थे। पहला था ब्रिटिश मोनोपोली, मतलब इंडिया में जो सॉल्ट है, इवन इंडिया जो है तीन तरफ से कोस्ट से घिरा हुआ है, मेजर पार्ट साउथ इंडिया में, तब भी ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे मोनोपोली, मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी जो है यहाँ पे जो सॉल्ट बना सकती है और कोई बना नहीं सकता। ठीक है, अगर आपने बनाया तो इसका मतलब एक लॉ ब्रेक कर रहे हो इंडिया में। उसी के साथ ग्रेट डिप्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, महंगाई आने वाली है, सॉल्ट के प्राइस भी बढ़ने वाले हैं, और ब्रिटिशर्स इंडिया में सॉल्ट ना बना के उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या, आप इंडिया में सॉल्ट बना सकते हो लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो स्पेन और इटली से। तो ये इंडिया के लिए एक तरह से प्रॉब्लमेटिक था, परेशानी भरा था। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी प्लान बनाते हैं, इसका प्लान बनाते हैं। एक चीज़ हो सकती है कि आप सूरत से अहमदाबाद जाके सॉल्ट बनाओ। ठीक है, लेकिन सूरत से अहमदाबाद 4 से 5 दिन में ये कवर हो सकता है, और चूंकि उस टाइम में कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं होता था, तो इस टाइम पीरियड में सिर्फ 4 से 5 दिन में आपका जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाता। लेकिन न्यूज़ पेपर को पहुंचने में 4 से 5 दिन लगते, तो मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता और लोगों को जुड़ने का टाइम इसमें मिलता नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी चुनते हैं साबरमती से दांडी। ठीक है, साबरमती से दांडी। अब इसकी प्लानिंग कैसी चलती है कि मार्च 12 को दांडी मार्च स्टार्ट होगा, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा साबरमती से, और अप्रैल 6 1930 को ये फिनिश होगा, जहाँ पे मैं इस दिन लॉ को ब्रेक करूँगा, लॉ को ब्रेक करूँगा। ठीक है, इसमें ज्वाइन कितने लोग होंगे, 78 लोग ज्वाइन होंगे, मतलब मेरे मेरे साथ 78 लोग जुड़ेंगे। और इसकी अनाउंसमेंट कब होती है, मतलब 12 मार्च को तो मैं स्टार्ट करूँगा, 12 मार्च को इसकी अनाउंसमेंट होती है। महात्मा गांधी अनाउंस कर देते हैं सबको 2 मार्च 1930 से। ठीक है, तो यहाँ पे लंदन, इंडिया के जितने भी कोने कोने में ये खबर पहुंच जाती है कि हमें अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करना है दांडी मार्च से। ठीक है, लंदन हर जगह ये खबर पहुंच जाती है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आप महात्मा गांधी को मार्च 12 पे अरेस्ट नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये पर्सन लॉ ब्रेक करने वाला है, लेकिन अप्रैल 6 को ही आप इसको अरेस्ट करोगे। इसका रीज़न क्या, इंटेंशन। मतलब क्या, कल से एक पर्सन फेसबुक पे एक पोस्ट लॉन्च कर दे कि आज में, मतलब 6 अप्रैल को 2025 को मैं जो है ट्रैफिक लाइट का जो रूल है वो ब्रेक करूँगा। अब ऐसा तो नहीं है, नहीं गवर्नमेंट ये पोस्ट देख के आपको 12 मार्च को ही अरेस्ट कर लेगी और आपका चालान काट देगी। गवर्नमेंट वेट करेगी 6 अप्रैल तक का, जब आप ट्रैफिक रूल ब्रेक करोगे उसके बाद आपका चालान कटेगा। तो सेम महात्मा गांधी के साथ भी है कि आप 12 मार्च से सिर्फ इंटेंशन से जा रहे हो, उस पर आप सीधा अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो महात्मा गांधी 78 पीपल तो पहले स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट में अनाउंसमेंट के टाइम थे। 12 मार्च आते आते 10,000 लोग यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ जुड़ जाते हैं, ऑलरेडी साबरमती में पहुँच जाते हैं, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के साथ ज्वाइन करने के लिए। अब इसी को चलते हुए देखते हुए
इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लोग अपना अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट करते। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट CDM मूवमेंट, सॉल्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फॉरेन क्लॉथ और लिकर को बैन करो, उसको यूज़ करना मत, बॉयकॉट करो, टैक्स पे करो, टैक्स पे मत करो, लॉयर को जो प्रैक्टिस को छोड़ने का बोला गया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी रिजाइन करने का बोला गया। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट बॉयकॉट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दिखाने का बोला गया। नेशनल फ्लैग अपना शो करो, नेशनल फ्लैग इस टाइम पे शो किया जाता है बहुत सारी जगह पे। काफ़ी सारे लोगों जो नेशनल फ्लैग दिखा रहे थे तो उसे छीनने की कोशिश की जाती है, और ये जो लोग फ्लैग देने से तैयार नहीं होते तो बुरी तरह पीटा जाता है, और इसमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। साथ ही में वानर सेना, और वानर सेना यहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से महात्मा गांधी इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि जब मैं अरेस्ट हो जाऊँ तो उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे अरेस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, उसका इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब इसी के बीच हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है, और इसी के बीच फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस इसको बॉयकॉट करती है, प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, काफ़ी सारे लॉयलिस्ट ब्रिटिशर्स के, वो सब प्रेजेंट होते हैं। और वैसी बात है, मुस्लिम लीग भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कुछ मुस्लिम्स के पर्सन भी यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि बिना कांग्रेस के, बिना INC के कोई सी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है सक्सेसफुल नहीं मानी जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से फोर्स किया जाता है ब्रिटिशर्स को कि आप कांग्रेस को टेबल पे लाओ, और अरविंद को ये टास्क दिया जाता है, और इसी के चलते गांधी अरविंद पैक्ट मार्च 1931 साइन होता है। अब इसका रीज़न क्या था कि अरविंद को यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए पुश किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। वहीं महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था, अब इसमें काफ़ी टाइम हो चुका है और पीपल में फटीक, पीपल अब थकना शुरू हो चुके हैं। मतलब क्या, यहाँ पे INC को बैन कर दिया है। 80,000 से ज़्यादा लोग जो है INC के मेंबर्स, गांधी के मेंबर्स, इनको जेल में डाल चुके हैं, जेल में डाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी अरविंद पैक्ट 1931 में साइन होता है, जिसमें से 10 पॉइंट्स रख दिए जाते हैं महात्मा गांधी के द्वारा, और 80 को एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें से 2 पॉइंट्स, जिसमें से एक पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वो था भगत सिंह का इशू। भगत सिंह का इशू, यहाँ में महात्मा गांधी प्रपोज करते कि भगत सिंह के जो डेथ सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाए या फिर कम्यूट कर दिया जाए। अब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग लिखा गया है, लेकिन अरविंद, जो वायसराय अरविंद है, उन्होंने अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना लिया था, पर्सनल प्रोजेक्ट बना लिया था कि भगत सिंह को फांसी होना ही चाहिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी यहाँ पे अरविंद पैक्ट को एक्सेप्ट करते, डिमांड्स को मानते, या तो नहीं मानते, रिजेक्ट कर देते। इससे भगत सिंह के डेथ सेंटेंस को हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि अरविंद अपने जो बात है उस पर अड़ा हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी यहाँ पे 8 पॉइंट्स को एक्सेप्ट करके आगे निकलते हैं। अब इसी के बाद कांग्रेस, अरविंद पैक्ट साइन होने के बाद कराची कांग्रेस सेशन को बिठाया जाता है। अब जब महात्मा गांधी कराची जाते हैं तो यहाँ पे उनको ब्लैक फ्लैग ऑफकोर्स शो किए जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को माना जाता है कि महात्मा गांधी है जिनकी वजह से भगत सिंह की डेथ सेंटेंस यहाँ पे उनको मिला है। ठीक है, एक तरह से महात्मा गांधी को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, कराची सेशन में क्या होता है, जो गांधी अरविंद पैक्ट साइन है उसको अपील इंडोर्स किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे INC जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी को एज ए रिप्रेजेंटेशन, महात्मा गांधी को एज ए रिप्रेजेंटेशन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेंड करती है। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो ब्रिटिश में पार्लियामेंट में जो लोग बैठे उन्हें अरविंद पैक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता, ब्रिटिशर्स को अरविंद पैक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और यहाँ पे अरविंद को आप बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बुलाते और बोलते कि आपने ये क्या साइन करवाया है, मतलब आपने एक तरह से घुटने टेक दिए इंडियन और महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने। ठीक है, तो अरविंद को इसके बाद से वॉइसरॉय की चेयरपर्सन से हटा दिया जाता है, वॉइसरॉय से हटा दिया जाता है इसके बाद,
और विलिंगटन को यहाँ पे वाइसरॉय बना दिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि महात्मा गांधी यहाँ पे कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ब्रिटिशर्स, चूंकि एक रिवेंज, क्योंकि ब्रिटिशर्स को काफ़ी ह्यूमिलिएट फील हो रहा था जिस तरह का पैक्ट अरविंद ने साइन किया है। यहाँ पे रिवेंज के तौर पे ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, डिप्रेस क्लासेस के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुस्लिम लीग, सिख, ये सब। गांधी से क्वेश्चन किया जाता है, महात्मा गांधी से, कि देखो आप बोल रहे हो कि आईएनसी जो है होल इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, होल इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, मुस्लिम लीग है, सब लोग हैं, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट का बोल रहे हैं, और आप इस पर क्या बोलोगे? महात्मा गांधी इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिशर्स अब यहाँ पे हिंदूज में भी डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। मतलब पहले डिवाइड कर्जन के टाइम पे जो डिवीजन हुआ था वो था लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, मतलब भाषा के बेसिस पे, और रिलीजन के बेसिस पे। अब यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिवीजन यहाँ पे ब्रिटिशर्स चाहते हैं। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा डिवीजन क्रिएट होगा, नेशनलिज्म को उतना ज़्यादा डिले किया जा सकता है, नेशनलिज्म को उतना ज़्यादा डिले किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से डेडलॉक यहाँ पे क्रिएट होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और महात्मा गांधी तरह से ह्यूमिलेट होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही महात्मा गांधी यहाँ से इंडिया आते हैं, सेकेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन ब्रिटिशर्स अब इसके बिल्कुल मूड में नहीं थे, वो यहाँ पे कम्प्लीटली इसको बैन कर देते हैं, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाता है। वापस से जो अरविंद पैक्ट साइन हुआ था उसका बैक ट्रैक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कैरेट स्टिक पॉलिसी देखने को मिलती है। अरविंद पैक्ट में कैरेट मिला था, अब हमें यहाँ पे स्टिक मिलता है। ठीक है, वापस से पूरा 80,000 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, फिर से परेशान करने लग जाते हैं ब्रिटिशर्स यहाँ पे। और उसी के साथ महात्मा गांधी जेल में इस टाइम पे, और यहाँ पे मैकडोनल्ड अवार्ड और कम्युनल अवार्ड दिया जाता है। मतलब क्या कि डिप्रेस्ड क्लास को यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पे दे दिया जाता है। अब महात्मा गांधी यहाँ पे जानते थे कि अगर कास्ट बेस्ड डिवीजन हुआ तो दलित को एज अ रिप्रेजेंटेशन और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए तो यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन, मतलब क्या, पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो कभी दलित को अंदर एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल इंडियन सोसाइटी में लाने की हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी यहाँ पे जेल से ही फास्ट स्टार्ट करते हैं, आप, और 1932 में चलते चलते यहाँ पे पुना पैक्ट अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी यहाँ पे साइन करते हैं। और चूंकि पुना पैक्ट काफ़ी बेनिफिशियल था, मतलब मैकडोनल्ड अवार्ड और कम्युनल अवार्ड से बेटर था पुना पैक्ट। 18% रिजर्वेशन आईएनसी में यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिल रहा था। मतलब क्या कि डिप्रेस्ड क्लासेस आईएनसी पे रिप्रेजेंट कर सकती है। मतलब एक सिंगल यूनिटी अब बना ली थी आईएनसी ने, डिप्रेस्ड क्लास को ही अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, और यहाँ पे बात देखने वाली ये है कि मैकडोनल्ड और कम्युनल अवार्ड को जो रिजेक्ट किया था वो महात्मा गांधी ने किया था, आईएनसी ये नहीं कर पाई। का रीज़न था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक काफ़ी अच्छे लीडर हैं, डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आईएनसी इसको इस तरह क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसके बाद जब महात्मा गांधी यहाँ से जेल से रिलीज होते तो पुना पैक्ट को एज अ वर्ड नहीं चाहते थे महात्मा गांधी, इसको एज एक्शन में शो करना चाहते थे। तो यहाँ पे 3 साल तक, 34 से लेकर 37 तक, 34, 35, 36 एंड 37 तक, यहाँ पे महात्मा गांधी हरिजन मूवमेंट, हरिजन कैंपेन स्टार्ट करते हैं अपना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर देते जैसे वो जेल से बाहर आते। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है, इसको कांग्रेस बॉयकॉट कर देती है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है पाकिस्तान कि चौधरी रहमत अली यहाँ पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान एज अ नेशन को बताते थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तुम्हारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है।